नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक से सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम अपने एक नए टॉपिक के साथ लेकर के हाजिर हो गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है गति एवं घर्षण, मोशन एवं फ्रिक्शन। और हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप चाहे एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एसएससी किसी का भी एग्ज़ाम दो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चनों को समझने में बहुत ही आसानी हो। चलिए हम इन क्वेश्चनों की अब करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन व्हेन द एलिवेटर इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड। किसी व्यक्ति का आभासी भार लिफ्ट में कितना होगा यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही है। तो एज्यूम करो ये है हमारा सरफेस और सरफेस के ऊपर ये है हमारा लिफ्ट और ये लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रही है। यदि ये लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रही है तो नीचे की ओर एक्सीलरेट होते समय अपरेंट वेट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है N=mg-a। अब आप लोगों को पता है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी जितनी ज़्यादा, ओवरऑल हमारा ये रिजल्टेंट होगा उतना कम, यानी हमारा अपरेंट वेट हो जाएगा उतना ही कम। तो जब कोई भी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट होता है तो हमेशा किसी भी बॉडी का वेट नॉर्मल वेट से कम ही होता है। तो अब हम इन ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए इक्वल टू द एक्चुअल वेट, रॉन्ग, कभी भी एक्चुअल वेट के बराबर नहीं होगा। ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, किसी भी बॉडी का लिफ्ट के अंदर वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा तभी फील होगा जब वो लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रही हो। हालांकि इस कंडीशन में लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रही है तो बी भी हमारा ऑप्शन होगा रॉन्ग। एंड ऑप्शन सी लेस देन द एक्चुअल वेट, जितना उसका एक्चुअल वेट है एम उससे कुछ ना कुछ उसका वेट कम ही होगा। देन हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड। किसी एक बिंदु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये कोई हमारे एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये कोई हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर यदि कोई इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता है और कोई इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता है तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। और यदि ये कंकरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो बॉडी रेस्ट में मानी जाती है। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंकरेंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम्स आर कॉल्ड। किसी भी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है इफ़ द फोर्स इज एक्टेड वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। बहुत ही कम समय के लिए किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को हम इम्पल्स के नाम से बुलाते हैं, यानी आवेग के नाम से बुलाते हैं। या ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा सी, इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू विच ऑफ दिस। न्यूटन का तीसरा नियम निम्न में से किस बल पर लागू होगा। तो आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर ऑलवेज एक्ट इन एवरी बॉडी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा किसी भी वस्तु के ऊपर यदि कोई एक बॉडी है और कोई लड़का इसको अपनी ओर खींच रहा है एक बल से, एक कोई दूसरा लड़का अपनी ओर खींच रहा है एक बल से, तो आपको पता है ये दोनों इसको एक दूसरे से अपनी ओर एक बल से खींच रहे हैं। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम हमारा कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन से एक बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, जिसके कारण कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट कंडीशन में रहती है। तो हम यहाँ इस ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स,
ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल फोर्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फोर्स एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज ऑलवेज एक्ट इन ऑल द यूनिवर्स। तो तीनों यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स के लिए हमारा ये लॉ लागू होता है, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। न्यूटन का तीसरा नियम ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तीनों जगह पर एप्लीकेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड। जब कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट यदि वो मोशन में आती है, और यदि वो मोशन कर रही है और वो रेस्ट में आना चाहती है, तो उसके ऊपर एक वर्क काम करता है फोर्स, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। हेयर द करेक्ट आंसर इज इनर्शिया, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व वो है जो किसी रेस्ट बॉडी को मोशन में और मोशन करती हुई बॉडी को रेस्ट में लेकर के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दिस इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। निम्न में से घर्षण बल का कारण क्या है। ऑप्शन ए रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी किसी दो बॉडी के कॉन्टैक्ट के सरफेस का रफनेस होना। ऑप्शन बी फोर्स ऑफ द एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी दो बॉडी के सरफेस के बीच में एक एडिशन फोर्स का लगना। ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो काइनेटिक और लिमिटिंग में कैसा रिलेशन है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या है। तो यदि ये कोई भी बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स हम मान कर चलते हैं 5 न्यूटन का लग रहा है, जिसके कारण ये बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, इस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण कोई भी बॉडी किसी पोजीशन पर स्टेबल रहती है। लेकिन यदि थोड़ी देर के बाद हमने इसके ऊपर 4 न्यूटन का बल लगाया तो बॉडी अभी भी मोशन नहीं करेगी। यदि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो भी बॉडी मोशन नहीं करेगी। बट यदि हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन के अलावा 6 न्यूटन का बल लगाए तो ये बॉडी अब किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि ये बॉडी तब तक मोशन में नहीं आई जब तक इसके ऊपर हमने 5 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स नहीं लगाया। तो 5 न्यूटन वो है जिसके कारण इस बॉडी को अर्थ ने रोका हुआ एक फोर्स है, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यानी कोई भी बॉडी तब तक मोशन नहीं करती जब तक उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर फोर्स अप्लाइड ना करे। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी मोशन कर रही हो तो उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, बट जब कोई बॉडी स्ट्रेट रुकी हुई रहती है तो उसके में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। गतिज घर्षण बल हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द लिमिटिंग, इट इज़ रॉन्ग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Kinetic friction is equal to the limiting? No, it is wrong. And option D is no relationship, it is also wrong. So here the correct answer is option B. Kinetic friction is slightly less than the limiting friction force. Next question number 8. When one body is actually moving over the surface of another body, the friction is known as। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मोशन कर रही हो, तो जब कोई भी बॉडी मोशन करती है तो उन दोनों के बीच में भी कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा हो, तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं गतिज घर्षण बल, या इसका आंसर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को स्टैटिक करके रखती है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो किसी बॉडी का स्टैटिक होता है। एंड नेगेटिव फोर्स आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा ये। क्वेश्चन नंबर 9। The value of coefficient of limiting friction does not depend on which of the following, यानी the value of friction of limiting friction does not depend on, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ आपको कि ये किस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन limiting friction force is depend of F upon mg cos theta।
इसके अंदर कहीं सरफेस का कांटेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए नेचर ऑफ द सरफेस, नॉट टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, दिस इज़ करेक्ट आंसर। टोटल एरिया ऑफ द सरफेस के ऊपर वो निर्भर नहीं करता, नेचर ऑफ सरफेस पर निर्भर करेगा, मटेरियल ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर निर्भर करेगा, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट टोटल एरिया ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट इट डज नॉट डिपेंड। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स। निम्न में से किस तरीके से घर्षण बल को कम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए लुब्रिकेंट, यानी तेल लगा के हम कम कर सकते हैं, पॉलिशिंग यानी इसको घिसकर हम कर सकते हैं कम, थ्रोइंग सैंड ऑन ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर किसी रेत को फेंककर ये नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्म इन ए सर्कुलर, यानी ये कोई सर्कुलर मोशन है और ये है इसका सेंटर, और यहाँ से यहाँ पर जब कोई भी बॉडी इसके पाथ पर मोशन करती है, जब कोई बॉडी इसके पाथ के ऊपर सर्कुलर मोशन करती है तो इस बॉडी को मोशन करने के लिए एक फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक सेंटर से अप्लाई होता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। तो किसी भी वस्तु का सर्कुलर मोशन में होने का कारण उस वस्तु के ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल इज करेक्ट रॉन्ग, ऑप्शन बी इज काइनेटिक इज रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर, ये है हमारा सर्कुलर मोशन, और ये कोई बॉडी है जिस बॉडी के ऊपर अंदर से जो फोर्स वर्क करता है उसे हम बोलते हैं सीपी, लेकिन बाहर से भी इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सीएफ। सीपी एंड सीएफ आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव सेम डायरेक्शन, रॉक मैग्नीट्यूड में इक्वल तो होता है बट डायरेक्शन उसका सेम नहीं होता। अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड में वो अनइक्वल नहीं होता, इक्वल होता है। ऑप्शन सी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, what is the rate of acceleration produced by the one dyne force acting on a body of mass 1 ग्राम। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होगा। तो आपको पता है, पहले आपको यहाँ फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन इज इक्वल टू F अपॉन में m। तो आपको पता है F यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो F हमारे पास दिया हुआ है 1 डाइन, और नीचे हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, मास हमारे पास दिया हुआ है 1 ग्राम। तो आपको पता है डाइन एक सीजीएस यूनिट होती है हमारे पास सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और सीजीएस में हमारी जो यूनिट होती है फोर्स की वो डाइन होती है, बट सीजीएस में जो यूनिट होती है हमारी डिस्टेंस की वो सेंटीमीटर होती है। तो यदि हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर ग्राम, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, देन द करेक्ट आंसर इज़ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ एप्लीकेबल व्हेन, न्यूटन का तीसरा नियम कब लागू होता है। व्हेन बॉडी आर एट रेस्ट, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, नहीं। बॉडी आर इन मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो भी लागू होता है। बॉडी आर इन एयर, जब बॉडी एयर में होता है। बॉडी आर एट रेस्ट और इन मोशन, जब बॉडी रेस्ट में और जब बॉडी मोशन में होगी तो लागू होगा। न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी या फिर कोई बॉडी मोशन कंडीशन में होगी, तभी न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो इन विच ऑफ द कंडीशन,
किसी वस्तु का लिफ्ट में आभासी भार शून्य किस अवस्था में होगा। तो आपको पता है कि ये हमारा बॉडी है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर यदि आ रही हो और नीचे की ओर आते समय इस लिफ्ट का एक्सीलेशन यदि इस स्थान की ग्रेविटी के बराबर हो जाए, इस लिफ्ट की ग्रेविटी के बराबर हो जाए, तो यदि ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल के अंदर हमेशा बॉडी वेटलेसनेस फील करती है। कैसे? तो उसके लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मल वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस का ए। अब आपको पता है कि जी और ए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो नॉर्मल वेट हो जाएगा 0। तो देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी व्हेन एलिवेटर इज एक्सीलेटर, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिरेगी तब उसका भार 0 होगा। या व्हेन एलिवेटर इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड, व्हेन एलिवेटर एट रेस्ट, व्हेन एलिवेटर इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड, ये तीनों के तीनों ऑप्शन है रॉन्ग। ड्यूरिंग द फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तब एक्सीलेशन और ग्रेविटी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और इस फार्मूले में इन दोनों के बराबर होने पर किसी भी बॉडी का जो नॉर्मल वेट होता है वो हमेशा 0 होता है, आभासी भार उसका 0 होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। थैंक यू, धन्यवाद।